आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें से हाईएस्ट मार्क स्कोर करता है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन फंक्शन आप तब तक नहीं समझ सकते अगर आपने अच्छे तरीके से बेस नहीं बनाया है क्लास 11th का। इसीलिए मैं प्रयास करूंगा कि आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना बेस बना लीजिए क्लास 11th वाला, ताकि हम लोग क्लास 12 1 से 2 वीडियो में वहाँ पहुँचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेट से। व्हाट इज़ द सेट? तो सेट का मैं समझाऊंगा। सेट को कहते हैं कि कलेक्शन होता है। ये क्या होता है बेटा? कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया बेटा कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि परम सत्य हो, यानी कि उसमें आप समय और जगह के अनुसार, समय एंड टाइम के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन ना आए। अब ना आने का मतलब हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास दो उदाहरण मैं ले रहा हूँ, ठीक ना। कि मैं ले रहा हूँ कि आपके करंट क्रिकेट टीम या जो भी आपके करंट क्रिकेट, ठीक ना, टीम प्लेयर्स नेम, ठीक ना, अपकमिंग मैच के लिए, ठीक ना, अपकमिंग मैच के लिए, यानी कि आने वाला जो आपका क्रिकेट मैच है उसके लिए जो क्रिकेट टीम निर्माण हुआ होगा उनके प्लेयर्स का नाम। तो बेटा ये चीज़ें प्री डिसाइडेड कर दी जाती हैं, ये चीज़ें डिसाइडेड है और ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि आज कोई बोला कल वो परिवर्तित हो गया, मतलब जगह के अनुसार समय के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होगा। वहीं पर मैं दूसरा, तो ये बेटा जो परिवर्तन ना हो टाइम और समय के अनुसार वो कहलाता है आपके सेट्स, क्योंकि इसमें 12 13 15 जो भी नाम हो रहेंगे आप लोग अपना मेंशन करेंगे। बट वहीं पर मैं कह दूं मेंशन द टॉप 10। अच्छा ये इसको मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना, इसको इंडिया मेंशन कर दीजिएगा, ठीक ना, इंडिया। मैं दूसरी तरफ मेंशन कर दे रहा हूँ टॉप 10 क्रिकेटर्स, ठीक है ना, ऑफ इंडिया। अब मैं टॉप 10 को मेंशन कर दिया तो भाई किसी को बॉलर पसंद होंगे, किसी को बैट्समैन, किसी को कैप्टेंसी जो आती है वो, ठीक है, किसी को कैच करने वाले ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, किसी को फील्डिंग वाले जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, किसी को एरोगेंस लगता है, ठीक है ना, किसी के लुक पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी कि ये इंटरेस्ट बेस हो जाता है। क्या? इंटरेस्ट बेस। जहाँ पर इंटरेस्ट मेंशन कर दिया जाता है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट जहाँ पर भी आया किसी के भी बिहाफ पे, वहाँ पर आप तुरंत मेंशन करेंगे कि ये सेट नहीं है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन अब हमने समझना है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहली बात, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेट का नेमिंग करते हैं, सेट्स का। तो सेट के नेमिंग के लिए आप लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का, ABCD समथिंग समथिंग। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं, इनके अंदर रखे जाते हैं किसको? एलिमेंट्स को, ठीक ना। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से, ABCDEF जो भी आपको मेंशन करना है, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और, सेट को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का, ठीक है। साथ ही साथ एलिमेंट्स को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कॉमा का, ठीक है। कॉमा का यूज़ करते हुए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब सेट को बनाने के लिए चार चीज़ें कम से कम चाहिए। सेट का नाम, उसके अंदर के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कवर करने के लिए ब्रैकेट और उसको अलग करने के लिए कॉमा। साथ ही साथ सेट में एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसमें एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। आपके एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर रिपीट कर गए तो भाई तुरंत आप कह दोगे कि ये एक प्रॉपर सेट नहीं है, सेट होने की जो बेसिक कंडीशंस है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिएगा अब समझते हैं।
अब रिप्रेजेंटेशन में आपका आता है, जैसे मैं पहुंचता हूं कि इनको सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक ना। रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन करते हुए सेट को दर्शाने के लिए हम लोग दो तरीकों का यूज़ करते हैं। वो दोनों का नाम है, एक का नाम है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरे का नाम है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, सेट बिल्डर और रोस्टर, सेट बिल्डर सॉरी एक सेकंड, सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों ही हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों का समान नाम होता है, ठीक है। तो समझिएगा, सेट बिल्डर जो होते हैं, सेट बिल्डर जो आपके होते हैं, ये लैंग्वेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, जैसा बोला जाता है आप उसी तरीके से डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। और सेट बिल्डर में आपको एलिमेंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया कि मुझे को 1 से 10 तक की संख्याएं रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक ना। रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब मैं दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ उदाहरण के तौर पे। एक बेसिक फार्मूला के तौर पे आपने याद रखना है सेट बिल्डर का ये रिप्रेजेंटेशन। क्या? सेट बिल्डर में मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता हूँ और लैंग्वेज यही आपका है लैंग्वेज, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, मतलब स्मॉल लेटर से मैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता था, तो उसी प्रकार से एक्स सच दैट एक्स is a natural number, natural number where x is less than or equal to 10। जो x का वैल्यू है वो 10 से बराबर या 10 से छोटा है, तो सभी कंडीशंस इसके अंदर आ गए। वहीं पे रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, वो 10 से छोटा, 1 से 10 तक की संख्या लेनी है ना भाई, उसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ये आपका हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म कंप्लीट। समझ गए? अब समझिएगा, अब यहीं पर आपने समझना है कितने प्रकार के सेट होते हैं। एक सेकंड, चलिए अब हमको समझना है कितने प्रकार के सेट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। देखिए एक चीज़ बात समझ लीजिएगा, आप या तो फैशन में जा सकते हैं या तो आप पढ़ाई ही कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कंडीशन मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आपका बैकग्राउंड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा बेटर चाहिए। अगर मेरे हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो आपका नॉलेज बेस ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बोर्ड ले लूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्था कर लूँ, लेकिन उससे क्या हो जाएगा ना, हम लोग बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना कि अपने पेन कॉपी और अपने नॉलेज पे। इसलिए मैं बोर्ड को प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ अभी, मैं बोर्ड को भी प्रेफरेंस दूंगा। मैं पहले भी बोर्ड का यूज़ किया हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है तो आप ईमानदारी से ऐसे ही पढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ाई तो आप कैसे भी करेंगे, आपको, मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले हैं तभी आप रुके हुए हैं। चलिए अच्छा, टाइप ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका सिंगलटन सेट, तीसरा है फाइनाइट सेट, चौथा है इनफाइनाइट सेट, उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट, और पांचवा है आपका इक्वल सेट, छठवां, ठीक ना। हमने 6 प्रकार के सेट पढ़ने हैं।
चलिए, अच्छा वो प्रकार को एक बार में समझते हैं। तो एम्प्टी सेट कैसे सेट होते हैं बेटे? एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स के एग्जिस्ट ही ना करें, नो एलिमेंट। और इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग खाली यानी कि वॉइड सेट भी कहते हैं, कभी कभी इसको नल सेट भी कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे मेरे पास एक सेट है, जिसे मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया कि रिप्रेजेंट एन इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। मैं कह दूं कि एक इवन प्राइम नंबर, इवन और प्राइम नंबर दोनों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो दो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहोगे? भाई ऐसा तो कोई और अदर नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास दो के पास ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइप के सेट को क्या कहते हो आप? एम्प्टी या नल सेट कहते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम ऐसा केवल ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं और 5 बनाकर छोड़ देते हैं। ये आपका क्या हो गया बेटा? एक एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वहीं पे सिंगलटन सेट के बारे में समझिएगा। सिंगलटन सेट जो होते हैं बेटा, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? सिंगल एलिमेंट होते हैं, ठीक ना? सिंगल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया कि एक इवन प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 2 से, ठीक है ना? बस यही है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए मैं क्या कह दूंगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? आपका 1 ही है। तीसरा फाइनाइट, जिसमें काउंटिंग हो, काउंटेबल हो, ठीक है ना? काउंटेबल हो। अब काउंटेबल अगर है तो आप कहोगे कि ये फाइनाइट है। अगर अनकाउंटेबल है तो वो क्या कह दोगे बेटा? इनफाइनाइट। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल से एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर। ये किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये बताता है कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये कौन बताता है बेटा? कार्डिनल नंबर। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे कोई सेट ए है, उसका मेरे को कार्डिनल नंबर चाहिए, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा Na, ठीक है ना? और उसके बाद संख्या लिख दूंगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट दोनों चीज़ों को समझिएगा। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया बेटा कि दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर सेम होगा। अब मैं दो सेट ले रहा हूँ ए एंड बी, ठीक है ना? तो मैं कहूँगा उसका कार्डिनल नंबर सेम होगा, तब वो इक्वल सेट होंगे। यानी कि एलिमेंट सेम हो या ना हो, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो मेरे से मतलब नहीं है, बस संख्या उनका समान होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा कि वो सही है। जैसे उदाहरण के तौर पे इक्विवेलेंट सेट में है कि सेट ए है जिसके अंदर है 1 2 3 4। एक सेट बी है, उसके अंदर है ए बी सी डी। देखिए एकदम डिफरेंट है, लेकिन चूंकि दोनों में कार्डिनल नंबर सेम है इसलिए ये सेट ए एंड बी क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। वहीं पे इक्वल सेट क्या आएगा? कार्डिनल नंबर भी सेम, कार्डिनल नंबर एज वेल एज एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे को अगर मैंने ए में ले लिया है 1 2 3 4, तो आपको बी में भी लेना पड़ेगा। अब बी में 4 3 2 1 कुछ भी लूँ, दोनों में देखेंगे एलिमेंट्स आपके सेम है, बस अरेंज नहीं है। तो बाबू एक चीज़ और याद रखिएगा सेट की प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट डजंट मैटर। आपका पोजीशन जो आपका एलिमेंट का है आगे पीछे करने से उसके प्रॉपर्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक ना? ये आपके हो गए क्या बेटा? टाइप ऑफ सेट्स कंप्लीट, ठीक है? अच्छा, दो सेट इक्वल हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू के सिंबल से, ठीक है? चलिए, अब यहीं पर आता है एक टर्म जिसको कहते हैं हम लोग सबसेट। क्या आता है बेटा? सबसेट आता है। सबसेट किसको कहते हैं बेटा?
सबसेट कहते हैं कोई दो सेट है मेरे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एग्जिस्ट इन बी, अगर मैं कहूँ कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मैंने ए में ले लिया 1 2 3 4, बी में ले लिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 ये यहाँ पर अभी पूरा पूरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कोई एक सेट दूसरे सेट का पार्ट हो तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, ए जो है वो सबसेट है किसका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, तो रिप्रेजेंट करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, समझ में आया ना, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, सबसेट है तो रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए 3 सिंबल हैं, एक तो ये है, एक ऐसा है और एक ऐसा नहीं, ठीक है ना, 3 है। ये तब करते हैं जब नॉट इक्वल नंबर, ये तब करते हैं जब इक्वल नंबर में हो, ये तब यूज़ करते हो जब नॉट सबसेट हो, यानी कि पार्ट ही ना हो, तब आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के आपके सिंबल्स हैं। मैंने कहा इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, डिफिनीशन हो गया। देन इफ़ एक एलिमेंट है ए में, देन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए सबसेट को समझ गए हैं, तो अगले टर्म को मैं समझाने का प्रयास करूँगा, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। सबसेट के ही टाइप हैं, चलिएगा। दूसरा है, एक टर्म होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, चलिए बैटरी कम बची है लेकिन करते हैं जितना समझ पाते हैं। प्रॉपर सबसेट, और यहीं पे क्लास को वाइंड अप कर दूंगा क्योंकि बैटरी इसका डिस्चार्ज है, तो मैं प्रयास करूंगा कि कल मॉर्निंग में ही एक रिकॉर्डिंग हो जाए। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है लेकिन ए के बराबर, ए और बी के एलिमेंट्स सेम टू सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है, यानी कि बी में कुछ ज़्यादा हो एलिमेंट्स, ठीक ना, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक ना, तब इसको कहा जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू नहीं है तो क्या करते हैं बेटा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि वो खुद का ही सबसेट होता है, ऐसा ए इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने कहा कि इसके ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, वो क्या है भाई, वो देखिए तो वो 1 2 3 तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के भी सबसेट है। इसी तरीके से दूसरा एम्प्टी सेट है, जिसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सभी सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। चलिएगा एक चीज़ और समझिएगा, क्या, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, इफ थर्ड, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2, यहाँ पे ले लिया 1 2 3 और सी का ले लिया बेटा 1 2 3 4,
देखिए 1 2 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है। चौथी प्रॉपर्टी है इफ ए इक्वल टू बी देन A is a subset of B and B is a subset of A। ये दोनों के मतलब होता है ना कि ये सिमेट्रिसिटी तभी पॉसिबल है जबकि ये A और B दोनों के दोनों क्या हो बेटा, आपके समान हो, सेम हो। ठीक है, एक चीज़ और मैं समझाता हूँ और यहीं पर आपका क्लास आज रोक देंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, वो क्या होता है बेटा, 2 की पावर n। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि n बराबर 4 एक एलिमेंट है, ए है, उसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा कि इसके कितने कितने सेट सबसेट बन सकते हैं, तो बाबू आप डायरेक्ट 2 की पावर 4 लिख देंगे और जो भी आंसर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 16 आपका आंसर होगा। टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। वहीं पर मैं कहूँगा टोटल पॉसिबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो उसकी संख्या को कैसे बताएंगे बेटा, आप 2 की पावर 4 माइनस 1 कर देंगे, या इसी को मैं फार्मूला लिखूँ 2 की पावर n माइनस 1 जो कि हो गया 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15 होते हैं प्रॉपर सबसेट में, क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसके अंदर समान एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा और यहीं पर मैं ख़त्म कर दूँगा। तो मैं इसको नंबर सिस्टम को लिख दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम में भी आपको डायरेक्टली पूछता है, रेशनल नंबर से चालू करते हैं और इसके सेट और सबसेट बनाते हैं। रेशनल नंबर में आपका आता है जैसे मेरे 2 प्रकार के नंबर आते हैं ना, रियल नंबर आपके 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक ना, रेशनल नंबर में आपके आते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स के ही पार्ट होता है कौन बेटा, होल नंबर। होल नंबर का ही कुछ पार्ट होता है बेटा क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो देखिएगा नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक ना, इसी प्रकार से इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए पता नहीं मोबाइल मेरे ख्याल से ऑफ हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो डिलीट हो जाए, इसलिए मैं यहीं पे क्लास को आज ख़त्म करते हैं और इसके आगे कल क्लास चालू करेंगे। और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि मुझे एक लेक्चर और लगेगा और मैं इस जो आपके 11th वाला सेक्शन है मैक्सिमम उसको कवर अप कर दूंगा ताकि मैं 12th वाली चीज़ों को पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो चैनल को ज़रूर देखते रहिए, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ तो आपने नोट करना है। ओके, थैंक यू, बाय।